स्टार्ट करें। तो अपन कर रहे थे, अब करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि सर समीशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू होता है। समीशन कर लो, या फिर अगर आप ये बोलना चाहते हो टोटल क्यू एडेड इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ डब्ल्यू होना चाहिए। मतलब आपने हीट ऐड की पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट की नेगेटिव, तो टोटल क्यू आ गया इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? वर्क डन किया, आउटपुट मिला पॉजिटिव, और वर्क डन किया इनपुट, ये नेगेटिव, ये होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? ये लॉ है। अब ये क्या कह रहा है? हीट क्या चीज है और वर्क डन क्या चीज है? हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, और वर्क डन इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी और वर्क डन इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। ये जो क्वालिटी बता रहे हैं ना, लो और हाई वाली, ये आएगी तुम्हारे सेकंड लॉ में, वो आएगा क्वालिटेटिव लॉ। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, कितनी इनपुट, कितनी आउटपुट, बस उस पर क्वेश्चन है। मतलब ये वाला लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो ही रटी रटाई लाइन है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि सर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, हमेशा। इसलिए हमने जो भी ऐड किया दैट इज डी क्यू, वो सबसे पहले कहां जाता है? अकॉर्डिंग टू केटीजी बात करते हैं। आप किसी को भी टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर गया काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। कब? जब पोटेंशियल जीरो थी। याद करो केटीजी के एजम्पशन लिखे थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 केटी। तो टेम्परेचर बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अगर हम इसको भी और बेसिक पे लेके जाएं तो हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप जैसे टेम्परेचर दोगे वो कहां जाएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? इंटरनल में भी पहले कौन सा? इंटरनल पोटेंशियल, फिर उसके बाद में इंटरनल काइनेटिक, फिर उसके बाद में कुछ इफेक्ट दिखेगा आपको। पानी सीधा ही उबल जाता है क्या? सबसे पहले क्या करते हो? पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म कर रहे हो तो सबसे पहले पानी धीरे धीरे खुद गर्म हो रहा है, उसके बाद में उसमें वर्क डन होता है ना। वर्क डन क्या? बुलबुले बन रहे हैं, उबल रहा है पानी, दिखा रहा है ना कि मैं उबल रहा हूं। दूध को गर्म करते हो, दूध बाहर आने की कोशिश करता है पतीले में से। कब आता है? तुमने गैस चालू करी, फ्लेम ऑन करी, दूध रखा, रखते ही बाहर आता है गैस से? नहीं। सबसे पहले उसकी क्या बढ़ती है? इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी मतलब आप पानी को गर्म होते हुए देखो क्या होता है, उसके बॉटम लेयर के ऊपर, बर्तन के बॉटम लेयर के ऊपर एकदम बुलबुले बन रहे हैं। अब धीरे धीरे एकदम छोटे छोटे बन रहे हैं ना। इट मीन्स वो क्या है? स्टेशन नहीं है, मूव कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे। इट मीन्स इसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर कहा जाएगा? वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में। अब वो बुलबुला ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा? सिस्टम कौन है? पानी। सिस्टम कौन है? वाटर है। तो वाटर में मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और मूवमेंट मींस मोशन से रिलेटेड कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, वो एकदम पूरे हो गए कि हाँ भाई मेरा कोटा पूरा हो गया। अब वो क्या दिखाएगा? अब दिखाएगा देखो उबल रहा है, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देगा उसको, तब वर्क डन मिलेगा अपने को। इट मींस डी क्यू हम दे रहे हैं तो सबसे पहले उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद में कहीं जाके वर्क डन मिल रहा है। मैंने ये कुछ लिखा है, इट मींस ये क्या है? हीट है, तो ये पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। ये क्या है? वर्क डन। ये भी क्या हो जाएगा? पाथ डिपेंडेंट हो गया। और ये क्या हो गया? एक स्टेट फंक्शन है। ये एक स्टेट फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर है? और हम ये पढ़ चुके हैं कि सर डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, डी यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन सीवी डी टी, अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहे हो तो। और या फिर क्या हो जाएगा? डी यू इज इक्वल्स टू एम सीवी डी टी। ये क्या हो जाएगी? ग्राम कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। समझ गए नहीं समझ गए? ये ही होता है हमेशा, ये फिक्स रहेगा। और U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, है कि नहीं है? अगर ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो अगर मैं ये बोलूं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो क्या? टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो। इट मींस जितनी आपने हीट दी टोटल वर्क डन दे देगा।
मतलब डी यू कितना हो जाएगा। वैसे ही अलग अलग प्रोसेस आएंगे फिर, है कि नहीं। आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, आइसेंट्रोपिक, जिसको आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हो। फिर आएगा जब सारे प्रोसेस नहीं हो रहे तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं उन पे फर्स्ट लॉ का एनालिसिस हम करने वाले हैं। क्लियर और नॉट क्लियर है। तो सबसे पहले हम करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है। तो लिखते हैं अपन आइसोकोरिक प्रोसेस। एक मिनट, सबसे पहला लिखा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ये सब फर्स्ट लॉ में चल रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया। पहले आपको क्या लिखना है, ये सब लिखना है। डन है। चलो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद में सब कुछ आगे करते हैं। तो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं अपन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या लिखने का पसंद करेंगे, V इजिकल्स टू सर कांस्टेंट होता है। इधर ध्यान दो बस, V इजिकल्स टू कांस्टेंट, इसका मतलब सर dV इजिकल्स टू वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं सर dW इजिकल्स टू होता है PdV इजिकल्स टू हो गया हमारा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखेंगे हम, dQ इजिकल्स टू du होता है और प्लस dW लिख के उसको जीरो टिका देते हैं। कर दिया। तो क्या मैं ये बोलूं dQ इजिकल्स टू du होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है mc dt और इसकी वैल्यू mcv dt। क्लियर। सेम मास सेम टेम्परेचर गया तो C इजिकल्स टू क्या आ गया, तो क्या इसी को आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज CV। नहीं समझे, समझ गए। तो यहां पे CV की वैल्यू क्या हो जाएगी सर F/2R हो जाएगी। पढ़ा है आप लोगों ने, CV की वैल्यू पता है आप लोगों को। चलो ठीक है। तो DQ और DU दोनों सेम हो जाएंगे, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्या मैं ये लिख दूं सर DQ इजिकल्स टू DU इजिकल्स टू mCV dt या फिर mF/2R dt, ये लिख सकते हैं। अब बनाते जाओ प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ है तो PV ग्राफ कैसा आएगा, P इधर ले लो V इधर ले लो, तो ये वॉल्यूम ग्राफ ऐसे आ जाएगा कुछ। अरे क्लियर है कि नहीं है। प्रेशर बढ़ रहा है इट मींस कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है इट मींस एक्सपांशन नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप उसका प्रेशर कम कर रहे हो, ये बोल सकते हो। एक्सपांशन मतलब तो आप बोलो ना। एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, कांस्टेंट वॉल्यूम रखते ही आपने प्रेशर बढ़ाया, कैसे बढ़ा लिया, किससे बढ़ाया, टेम्परेचर से बढ़ाया। इट मींस अगर आप V कांस्टेंट रख रहे हो और बोल रहे हो सर आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, तो PV इजिकल्स टू क्या हो जाएगा nRT हो जाएगा। V को आपने कांस्टेंट कर दिया तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। इट मींस आपने 1 to 2 प्रोसेस कर रहे हो, 1 से 2 में जा रहे हो आइसोकोरिकली। अगर आपने यहां पे प्रेशर बढ़ाया, क्या प्रेशर बढ़ाया, यस, तो ये एक्सपांशन हुआ कंप्रेशन हुआ, सर दोनों ही नहीं है क्योंकि डीवी की वैल्यू 0 है। क्या कर रहे हो सर, हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर को टेम्परेचर के थ्रू बढ़ा रहे हैं। इट मींस हीट ऐड कर रहे हैं कि हीट रिलीज कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। समझे नहीं समझे। तो यहां पे हीट ऐड हो रही है और 3 to 4 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अगर टेम्परेचर इधर उधर हो रहा है इट मींस क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 to 2 या फिर 3 to 4 दोनों ही सेंसिबल हीट वाले को टॉपिक है। सेंसिबल हीट है ना। अरे डेल्टा टी आया कि नहीं आया, सर डेल्टा टी आया तभी तो डेल्टा पी आया है, और डेल्टा पी और डेल्टा टी है तभी तो वी कांस्टेंट हो पाया है, अदरवाइज पॉसिबल है क्या, नहीं है। समझ में आया। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। एक प्रोसेस और करते हैं उसके बाद में नोट करेंगे आप लोग। दूसरा प्रोसेस क्या चीज है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, बैरिक मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो dP इज इक्वल्स टू 0। इट मींस अगर PV इज इक्वल्स टू nRT है
तो प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, नहीं समझे? तो अगर V1 अपॉन में T1 कर दूं तो V2 अपॉन में T2 करना पड़ेगा। ओके सर, फिर उसके बाद में आइसोबैरिक आया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? कहता है सर dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw होता है। dq की वैल्यू हमें नहीं पता तो dq को पड़ा रहने दो। इसकी वैल्यू है mcv dt होती है नहीं होती है? ठीक है सर, चलो ncv dt लिख देते क्योंकि हमने वहां पे n लिया हुआ है, ठीक है ना? चलो कोई नहीं। प्लस क्या हो जाएगा? dw क्या होता है? pdv लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्लियर है? अब देखना ncv dt प्लस इसको लिखा मैंने p v2 माइनस v1, नहीं समझे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ncv dt इज इक्वल टू p2 v2 माइनस p1 v1। नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने p को p2 लिख दिया, क्या गलत करा? मैंने p को p1 लिख दिया, क्या गलत करा? p1 और p2 तो दोनों सेम है ना? देखो यार, ओके है? अभी ओके है? ठीक है। क्या ये गलत है? सही है। तो मैं यहां 2 लिख दूं या 1 लिख दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? सही बात है ना? अब इसी को मैंने क्या चेंज कर दिया? ncv dt कर दिया प्लस pv इज इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1, यहां से कॉमन ले लिया ncv dt प्लस क्या आ जाएगा? nr कॉमन, अंदर क्या बच गया? T2 माइनस T1। सही बात है? तो ये ncv dt प्लस nr dt। क्लियर? इधर लेते हैं dq को क्या लिख दिया मैंने? nc dt। सही है? ये इससे गया, ये इससे गया, बचा गया c इज इक्वल टू cv प्लस r। cv प्लस r क्या होता है? cp होता है। तो c इज इक्वल टू क्या आ रहा है? cp आ रहा है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो क्या हम यही बोलते हैं? ये बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज cp। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? ये होती है f/2r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लस ये क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। तो हम यहां से cp की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? f/2r प्लस r इज इक्वल टू 1 प्लस f/2 इंटू r। दिस इज कॉल्ड cp। क्लियर और नॉट? क्या यहां पे अपने को dw की वैल्यू पता है? भाई यहां से अब फाइनल रिजल्ट्स क्या निकले? रिजल्ट सर ये निकले कि dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m लिखो या n लिखो, एक ही बात है। ncp dt। du क्या हो जाएगा? ncv dt। ये तो होता ही है सर, बताने की जरूरत नहीं है। और dw क्या हो जाएगा? p v2 माइनस v1। क्लियर और नॉट? ये फाइनल रिजल्ट्स है हमारे, और ये रिजल्ट है ही। डन है कि नहीं है? ये दो प्रोसेस हुए हमारे। कौन कौन से? आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। दो प्रोसेस कंप्लीट है। अब बाकी बचा कौन सा? आइसोथर्मल। वो भी निपटा डालते हैं पहले, उसके बाद में जो आएगा ना एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया। बहुत इतने दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। थर्ड कर लें फिर, या पहले नोट करोगे? कर लें? चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, राइट? T इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो dt इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं PV इज इक्वल टू nRT की बात करूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मींस P1 V1 इक्वल टू P2 V2। डन है? चलो ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq इज इक्वल टू du प्लस, तो क्या मैं इसको 0 बोल दूं? क्योंकि mcv dt होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और u इज द ओनली स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसका? टेम्परेचर का। वही कांस्टेंट कर दिया तो u कांस्टेंट हो गया, u कांस्टेंट तो du इक्वल्स टू, तो इसका मतलब जितनी हीट डालोगे तुरंत वर्क डन दे देगा। देगा नहीं देगा? उतना का उतना वर्क डन दे देगा। इट मींस dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw।
अब एक बात बताओ, डी क्यू की वैल्यू तुम डिफाइन करना पसंद करोगे कि डी डब्ल्यू की वैल्यू डिफाइन करना पसंद करोगे? सोच के बताना। डी क्यू की वैल्यू डिफाइन करना पसंद करोगे कि डी डब्ल्यू की वैल्यू डिफाइन करना पसंद करोगे? सर डी क्यू तो डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर एम सी पी डी टी तो लिख नहीं पाएंगे, एम सी डी टी भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सर टेम्परेचर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये फेज चेंज वाला प्रोसेस हो सकता है क्या? एम इंटू लेटेंट हीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, इट मींस टेम्परेचर का सेंस कर ही नहीं पा रहे, तो सेंसिबल हीट तो है ही नहीं, तो एम एस डेल्टा टी कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। क्लियर? तो डी डब्ल्यू को डिफाइन करना ज्यादा इजी है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू के केस में? अब ये होता है कि पी डीवी हो गया, क्या हो गया? पी डीवी। अब इस पी डीवी को कैसे डिफाइन करोगे? यह बता, पी डीवी को कैसे डिफाइन करोगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कर दोगे, ठीक है। तो अब डी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम कह रहे हैं कि सर पी डीवी है, तो पीवी इज इक्वल्स टू होता है एनआरटी। क्लियर? तो यहां से प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई? एनआरटी डिवाइडेड बाई वी। तो इसकी वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एनआरटी डिवाइडेड बाई वी इंटू डीवी। अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। समझे नहीं समझे? तो अगर ये टोटल वर्क डन निकालना है आपको, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? जब इनिशियल वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया। क्लियर और नॉट? क्लियर है। तो यहां से क्या nRT कांस्टेंट है? कैसे पता चला? टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैसे भी पता चल गया। तो nRT बाहर आ जाएगा, nRT बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? dV बाई V रह गया। इंटीग्रेशन V1 से V2 तक 1/V का इंटीग्रेशन log V होता है, तो हमने लिख दिया इसको nRT log V, V1 से V2 तक। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं nRT log V2 माइनस log, समझ गए नहीं समझ गए? डन है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना भाई। ये वर्क डन हो गया। तो यहां एज ए रिजल्ट मेरे पास में एक चीज आ गई, देखना गौर से मैं क्या लिख रहा हूं। सर डी क्यू जो होगा वो डी डब्ल्यू के इक्वल होगा, एंड दैट इज एन आर टी एल एन V2 बाई V1। अच्छा पहले यहां पे प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। मान लो V2 ज्यादा है, मान लो V2 ज्यादा है, इट मींस क्या है? एक्सपेंशन है। अरे एक्सपांशन हुआ कि नहीं हुआ? अब एक्सपांशन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? प्रूफ करो। यहां पे क्या हो जाएगा? V2 बाई V1। लॉग में वैल्यू 1 से कम आती है तो लॉग नेगेटिव, लॉग में वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो लॉग, सही बात है कि नहीं है? तो यहां पे अगर V2 ज्यादा है V1 कम है, इट मींस एक्सपांशन हुआ है, तो DW की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर V1 ज्यादा है और V2 कम है, तो 1 से कम है ना ये लॉग के अंदर वाली प्रॉपर्टी, तो log 0.5 निकालो, log 2 निकालो, log 3 निकालो, दोनों में फर्क देखो, log 1 निकालो। अच्छा चलो यहां से देते हैं, log 2 निकाला, कितना आया? 0.6 के आसपास, 0.693 होता है, क्या होता है? 0.396 होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसकी एक वैल्यू निकाल लो और एक log 1/2 की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा? 1/2 को ln2 रेज़ टू पावर -1 लिख दें, तो ये माइनस का ln2 हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, डन है कि नहीं है? तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर 1 से कम होगा तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? और एक चीज यहां से निकाल लो, देखना गौर से, क्या मैं इसको ऐसे और लिख सकता हूं? nRT ln P1 बाई P2, सोच के देखो सही लिखा है क्या? कैसे पता चला? सर P1 V1 इक्वल टू क्या है? P2 V2 है, तो यहां से V2 बाई V1 हो गया P1 बाई P2, सही है ना? ये भी लिख सकते हैं। चलो और कुछ लिखें इसको, मैंने ये लिख दिया, ये है PV ln V2 बाई V1, गलत है क्या? सोच के देखो, क्योंकि nRT इज टू PV होता है, क्यों नहीं होता? PV इज टू nRT है। अब आप इसको P2 V2 लिखो चाहे P1 V1 लिखो, सही में? अरे है कि नहीं? nRT की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, तो गलत थोड़ी लिखा है,
समझे नहीं समझे? और दूसरा मैं ये लिख दूं PV ln P1/P2 तो गलत है, सही है? क्लियर हुआ? यहां पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का? मैं लिख दिया nRT ln V2/V1। क्या आपको टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन है फॉर ए गिवन गैस? तो इसका मतलब nRT गिवन है या PV गिवन है, बात तो एक ही है ना? नहीं समझे? समझ गए? तो मैंने P1V1 लिख दिया या मैं P2V2 लिख दूं, एक ही बात है। क्लियर है? तो कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। डन और नॉट? पक्की बात? चलो अब इसको नोट करो। स्टार्ट करते हैं हम यहां से। आइसो ये लिख लिया, ये हो गया, तो ये नोट करो, पहले करो, नोट करो। नेक्स्ट कर रहा हूं, अब करो, नोट करो। चलो नेक्स्ट करते हैं, फटाफट नोट करो यार, बहुत स्लो नोट कर रहे हो, तुम्हारा साबुन तो बहुत स्लो है। अब आओ, रुक चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ प्रोसेस, एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया? हीट का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मतलब dq इजिकल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? एडियाबैटिक का रिजल्ट मैं बता देता हूं। एडियाबैटिक का रिजल्ट आता है PV रेज टू पावर गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट। ये इसका रिजल्ट आता है। ये अपन प्रूफ करेंगे कैसे आता है, करके देखिए ट्राई। ठीक है, चलो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। जब मैं लिख रहा हूं तब मैं ही लिख रहा हूं खाली, समझ गए? तो dq इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? du प्लस dw, राइट? इसको कर देते हैं 0, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्लियर? तो इधर से क्या आ जाएगा? माइनस का du इजिकल्स टू dw। क्लियर है? खुद की इंटरनल एनर्जी जब बाहर जाएगी, मतलब मेरी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, तो वर्क डन होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर वर्क डन मेरे ऊपर कर रहे हो तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। नहीं समझे? सारा का सारा क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्जन, और कन्वर्जन होके आगे dw में कन्वर्जन होएगा, तभी प्रोसेस है, अदरवाइज प्रोसेस नहीं होएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है? करें इसको नेक्स्ट। चलो देखो, du इजिकल्स टू dw, तो du की वैल्यू क्या होती है? NCV/dt होती है, इक्वल्स टू dw। पता नहीं सर dw ये होता है, और चलो dw पता भी नहीं है तो अपन pdv लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लिख देते हैं। ओके, क्या मैं cv को ऐसे लिख सकता हूं? चलो n पड़ा है, cv इजिकल्स टू हो जाएगा f/2r। सही है? f/2r को मैं चेंज कर दूं r अपॉन में गामा -1 dt। सही है कि नहीं है बताओ? नहीं समझे? अभी समझाते हैं। साइड में देखो, इधर देखते हैं। मैंने लिखा कि cv इजिकल्स टू सर f/2r होता है, सही बात है? और मैंने लिखा कि 1 + 2/f इजिकल्स टू गामा हो जाएगा, तो 2/f इजिकल्स टू गामा -1 हो जाएगा, तो f/2 इजिकल्स टू 1 अपॉन गामा -1 हो जाएगा, है कि नहीं? इस f/2 को उठाओ, यहां रखो, तो cv की वैल्यू क्या आ गई? तू r अपॉन में गामा -1। ये शायद अपन KTG में कर चुके हैं, ठीक है? तो हमारे पास में ही आ गया। क्लियर है यहां तक? और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, nr dt अपॉन में 1 माइनस गामा इजिकल्स टू pdv, है कि नहीं? देखो v आ रहा है और dt आ रहा है, तो हम लिमिट किसकी लगाएंगे? अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट किसकी लगनी चाहिए? यहां पे dt की टेम्परेचर की लिमिट लगनी चाहिए, यहां पे dv वॉल्यूम की लिमिट लगनी चाहिए। तो यहां पे प्रेशर क्या कर रहा है बीच में? तो प्रेशर को हटा दिया जाए। अरे हटा सकते नहीं हटा सकते? हटा सकते। कैसे लिखेंगे? प्रेशर क्या हो जाएगा? बस PV इजिकल्स टू nRT है अगर, तो यहां से प्रेशर इजिकल्स टू nRT/V। तो इसको उठाओ, यहां टिका दो, इसको रखते हैं यहां पे, है ना? देखना गौर से, तो nR dt 1 माइनस गामा इक्वल्स टू P की वैल्यू
nRT डिवाइडेड बाई dV एंड V। क्लियर है? R से R निपट गया, N से N निपट गया, T नीचे आ जाएगा, 1 बाई गामा पड़ा है। क्लियर है? तो यहां से मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया dt बाई टी इज इक्वल टू 1 माइनस गामा dV बाई V। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ओके सब कुछ, dt पड़ा है, t नीचे लिया है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ठोक दो, कर दे इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जब वॉल्यूम V1 है तब टेम्परेचर T1 है, तो आउटर टेम्परेचर T2 तक V2 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, log T बन गया, कहां से कहां, T1 से T2 तक, और ये बन गया 1 बाई 1 माइनस गामा इंटू क्या हो जाएगा, log V2 बाई V1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अरे ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्लियर है? अगर तुम टेम्परेचर और वॉल्यूम भी नहीं डिफाइन करना चाह रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, तुम मत डिफाइन करो लिमिट। अगर तुम डिफाइन नहीं कर रहे हो कि सर हमें क्या पता कि इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है, इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है, तो मत करो, ये लो। लेकिन फिर इंटीग्रेशन कौन सा करना पड़ेगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। नहीं समझे? क्या लिमिट है यहां पे? अभी नहीं है। जब लिमिट नहीं है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी बाउंड्रीज पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ln v आ जाएगा, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट c आ गया। डन है कि नहीं है? नहीं है समझ में? अच्छा 1 बाई गामा लिख दिया क्या? क्या है तुम नहीं मिलो? ये हो जाएगा 1 माइनस गामा। अब ओके है, ठीक है सर। क्या मैं इसको लिख दूं, ln t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln v की पावर 1 माइनस गामा प्लस ln c लिख दूं, चलेगा? भाई ये c भी तो क्या है, एक कांस्टेंट है, ये भी तो क्या है, एक कांस्टेंट है। आपने +2 लिखा, वो भी एक कांस्टेंट है। आपने log 2 लिखा, वो भी तो कांस्टेंट ही है। तो कांस्टेंट से कोई मतलब अभी नहीं है अपने को, ठीक है? इधर लेके आए हम इसको, तो क्या हो गया, ln t माइनस ln v रेज टू पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू log कांस्टेंट। क्लियर? दोनों तरफ log हटा दो, तो ये क्या बन गया, log t अपॉन में v 1 माइनस गामा इक्वल्स टू log कांस्टेंट। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू v की पावर 1 माइनस गामा। क्लियर और नॉट? ये वैल्यू आई। यहां तक ओके है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, इजीली बताओ। मैंने इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है। क्यों? क्योंकि मैं फाइनल आंसर निकालता तो T2 T1 और T1 और T2 हमेशा के लिए आता, वो फाइनल कंडीशन मांगता। अब हमने क्या कर दिया, एक फिक्स परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया कि सर ये तो कांस्टेंट आएगा, बाउंड्री कंडीशन बोलो, कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर और नॉट? तो इनडेफिनेट से ये फाइनल आंसर आया, t इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू v रेज टू पावर 1 माइनस गामा। क्लियर और नॉट? क्लियर है यहां तक? अब इससे अगर मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम में कन्वर्जन लेके आ सकता हूं। दूसरी बात, अगर मैं p को चेंज नहीं करके खाली dv को चेंज कर दूं तो ये dp में आ जाएगा। वहां से एक और रिलेशन लेके आते हैं अपन। क्लियर है? पहले इसको नोट करो, इसको करो पहले नोट, ठीक है? उसके बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं। इससे ये प्रूफ होएगा बस, और कुछ नहीं है। क्लियर और नॉट? चलो नोट करो। देखो नेक्स्ट, हम लास्ट यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है ना? तो यहां देखो t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट v की पावर 1 माइनस गामा, राइट? तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, v को नीचे लाके उसको ऊपर करके t v की पावर गामा -1, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 अपॉन में v की पावर माइनस कर देंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा गामा -1। इसको इधर ले आओ तो t वॉल्यूम की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या चीज होती है? NR होता है, नंबर ऑफ मोल्स। वो कहता है ना कि फॉर ए गिवन गैस
तो एनआर कांस्टेंट होता है। तो हमने कह दिया कि सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, जहां पे हम ये बोल सकते हैं सर पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस। सही बात है। तो क्या ये कांस्टेंट को यहां पुट कर दे तो क्या हमारे पास में ये आ जाएगा v की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा पीवी बाई टी आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब t को यहां पे ले जाओ, v से v कट कर दो तो p में रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से इसको ये प्रूफ नहीं करके डायरेक्ट लिख दूं क्या, या कन्वर्जन बताऊं? डायरेक्ट लिख दूं। t और v में अगर ये कन्वर्जन आ रहा है तो p और v में कन्वर्जन आएगा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कन्वर्जन आ गया। तो ये दोनों कन्वर्जन आया तो t और p में रिलेशन बैठा सकते हैं, उससे यहां से रिलेशन बैठाओ। देखो एक सीधा रिलेशन लिखता हूं, जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे थे ना यहां पे, ये यहां पे अगर t1 और t2 रखते, v2 और v2 और v1 रखते, उससे एक रिलेशन आता, वो रिलेशन यहां रख रहा हूं। t2 अपॉन में t1 इक्वल टू p2 अपॉन में p1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, राइट, इक्वल टू क्या आ जाएगा v1 बाई v2 पावर गामा माइनस 1। क्लियर है? ये चीज आ जाएगी। p में जैसे है v में जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इन दोनों को अगर मैं t में डिवाइड कर दूं, v को मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या यहां से pv की पावर गामा कांस्टेंट लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्लियर? तो यहां से ये फाइनल रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। डन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो यहां से अगर हमारे पास में आ जाता है तो अब बताओ मुझे CV की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओ सॉरी, जो आपके पास में गामा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है CP बाई CV। क्लियर और नॉट? अब इसको और नोट कर लो। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? CP बाई CV, और TV और P में क्या रिलेशन आ जाएगा? T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। क्योंकि अगर V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1 है ना, इससे तो ये कट गया। तो ये अगर V नीचे है तो ये इधर चले जाएगा, P2 V2 अपॉन P1 V1 की पावर 1 बाई गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर और नॉट? क्लियर है? ये तो हो गया हमारा सारा कुछ एक्सप्लेनेशन। अब इसको समराइज करेंगे। समराइजेशन के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मानोगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? जो अगर आपके पास में अगर आइसोथर्मल नहीं है, अगर आपका प्रोसेस आइसोबैरिक नहीं है, अगर आपका प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है और रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? उस सब को जनरलाइज फॉर्म में बोलेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है वो छोटा सा लिख देता हूं, इससे लिख जाएगा, यहां लिख रहा हूं। ठीक है, 5th है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दो चीजें लिखेंगे अपन, दैट इज PV की पावर कुछ भी हो सकती है, पता नहीं, तो N हो जाएगा, गामा नहीं होएगा। PV की पावर N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, ये N नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, N क्या है? एक इंडेक्स है। इंडेक्स किसका? गैस का इंडेक्स है, कैरेक्टरिस्टिक इंडेक्स है। जैसे गामा होता है CP बाई CV, वैसे ही N होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, वो पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स होता है। क्लियर? N इज नॉट ए नंबर ऑफ मोल। अगर आपने N की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, इट मींस क्या है? वो प्रोसेस बता देगा। अगर आपने बोल दिया N की वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक गैस इज 1.4, देन कौन सी है? कौन सी गैस है ये? डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस के लिए गामा क्या होता है? गामा F पूछ नहीं रहा हूं, गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 होती है। डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है? 1 + 2/5 कर लो, 2/5.4 1.4, तो कितना हो गया गामा की वैल्यू? 1.4। अगर मैं तुम्हें ये कह दूं, सुनना मेरी बात, अगर मैंने बोला कि फॉर ए डाई एटॉमिक गैस N इज इक्वल टू 1.4, क्या बोला मैंने? N इज इक्वल टू 1.4, क्या इसका मीनिंग ये नहीं है कि सर DQ की वैल्यू 0 है? दिमाग लगाओ।
पीवी की पावर एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जनरल प्रोसेस है। मैंने बोला एन फॉर डाई एटॉमिक गैस इज 1.4, इट मींस क्या ये पीवी की पावर गामा नहीं है? गामा की वैल्यू कितनी होती है डाई एटॉमिक के लिए? 1.4। तो क्या एन की वैल्यू गामा के इक्वल नहीं है? नहीं समझे, एन की वैल्यू गामा के इक्वल होगी। अगर एन की वैल्यू गामा के इक्वल है तो प्रोसेस कौन सा है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें डीक्यू क्या होता है? अब समझे नहीं समझे? नहीं समझे, ऊपर से गया क्लियर है? ये चीज है। अब मैं तुम्हें ये बोल दूं, अब ये थ्योरी में आ रहा है, देखो सुनो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। फॉर ए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स 1.4 टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट वर्क डन विदाउट इंटरेक्शन ऑफ एनी हीट विद द सराउंडिंग। सर गजब बाउंसर गया है, गौर से सुनना, एक एक लाइन सुनना मैं क्या बता रहा हूं, बहुत मस्त लाइन है। मैंने ये बोला तुम्हें फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंडेक्स वैल्यू इज 1.4, इसका मीनिंग बताओ। सर एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, दिमाग चल गया। गामा की वैल्यू क्या है? 1.4 फॉर डाई एटॉमिक गैस दे दिया मैंने बोला फॉर ए डाई एटॉमिक गैस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हैविंग इंडेक्स वैल्यू 1.4, दैट्स व्हाई dq इज इक्वल टू 0। अगर dq इज इक्वल टू 0 है, इट मींस du माइनस का इज इक्वल टू dw है। तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट वर्क डन में इंक्रीमेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा? विदाउट इंटरेक्शन ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। बाउंसर, पक्की बात। अब सोचो, मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन डेरिवेशन में से निकल के आ रहे हैं, क्लियर? अगर ये पीवी की पावर ये है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। V1 बाई V2 क्या आ जाएगा? n माइनस, समझ गए नहीं समझ गए? खत्म हो गया, नोट कर लो। अब इनके क्या करेंगे लास्ट में, फाइनल इनको समराइज करने के लिए एक पूरा का पूरा, सबसे पहले तो देखो 3 चीजें करने वाले हैं। n की वैल्यू हर प्रोसेस के लिए डिफाइन करेंगे। n की वैल्यू डिफाइन कर दी तो CPCV डिफाइन करना है, dq डिफाइन करना है, du पता है अपने को, dw डिफाइन करना है, ठीक है। लास्ट में PV ग्राफ की स्लोप डिफाइन करनी है हर प्रोसेस में। क्लियर है कि नहीं है? वो एक टेबल बन गई ना, वो रामबाण इलाज हो जाएगा, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे फिर। क्लियर है? वो अपन नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है।